Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic that is भ्रूण का परिवर्धन. आज हम आपके चैप्टर नंबर 9 जंतु में जनन इसका फोर्थ टॉपिक जंतु में जनन मतलब डैट मीन्स भ्रूण का परिवर्धन होता क्या है, भ्रूण के परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में निषेचन लैंगिक जनन को कंप्लीट कर लिया था, तो एक बार रिवाइज करूंगी कि निषेचन क्या होता है. निषेचन वह प्रक्रम है जिसमें मादा युग्मक डैट मीन्स शुक्राणु एंड मादा युग्मक अंडाणु डैट मीन्स एंड नर युग्मक शुक्राणु आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक जाइगोट एक युग्मनज बनाते हैं. ठीक है, और वही क्या होता है, उसी में आगे वो डिवीजन करता है और एक भ्रूण का निर्माण करता है. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक युग्मनज. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में भ्रूण का परिवर्धन निषेचन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन क्या होता है. और आपको पता है स्टूडेंट, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है जो आगे विकसित होकर किस में परिवर्तित होता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है. तो हम देखते हैं, देखो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किसकी फॉर्मेशन होती है, युग्मनज बनता है. तो देखो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है. युग्मनज बनता है जो आगे विकसित होकर भ्रूण में क्या होता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है. ठीक है, समझ में आ गया कि भ्रूण का परिवर्धन क्या होता है. निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है. युग्मनज क्या करता है, आगे विकसित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है. और आपको पता है भ्रूण का परिवर्धन में क्या होती है, एक कोश सेल होती है, फिर उसका डिवीजन होता है 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल. ठीक है, फिर 16. ठीक है, ये सेल फिर डिवीजन करती है, एक पूरी बॉडी का मतलब शरीर का एक शिशु का निर्माण करती है. देखो इसमें क्या होता है, युग्मनज लगातार विभाजित होकर युग्मनज क्या होता है, लगातार विभाजन करता है, डिवीजन करता है और एक कोशिकाओं में बदल जाता है. आपको पता है युग्मनज विभाजित होगा तो विभिन्न कोशिकाओं में क्या होगा, बदल जाएगा. तो देखो युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं में बदल जाता है, कोशिकाओं में बदल जाता है. समझ में आ गया. क्या होता है, जो युग्मनज बनता है वो विभाजित होता है और एक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो कोशिका होती है वो क्या कर ली होती है, एक समूह का निर्माण करती है. एक में डिवीजन होगा, फिर 2 सेल बनेगी, फिर उसमें फर्दर डिवीजन होगा, फिर 4 सेल बनेगी, फिर 16 सेल और फिर लास्ट में क्या होगा, जो कोशिकाएं होती है वो एक समूह बना लेती है. तो तत्पश्चात कोशिकाएं समूह में बना लेती है, ये समूह बना लेती है. तत्पश्चात कोशिकाएं समूह
बना लेती है। और जो कोशिकाएं समूह बना लेती है वो क्या होती है, वही कोशिकाएं ऊतकों और अंगों का निर्माण करती है। एक कोशिका का डिवीजन करके क्या करती है, युग्मनज बनता है, युग्मनज विभाजित होता है, कोशिकाएं बनाती हैं, और डिफरेंट कोशिकाएं क्या करती है, एक समूह बनाती है, और वही कोशिकाएं क्या करती हैं, ऊतकों और अंगों का निर्माण करती है। एवं यही कोशिका ऊतकों व अंगों का निर्माण करती है। समझ में आ गया? यही कोशिका किसका निर्माण करती है, ऊतक। और हमारे शरीर में जो अंग होते हैं, शिशु के शरीर में जो अंग होते हैं, उनका निर्माण कौन करती है, कोशिकाएं अंगों का निर्माण करती है। और इसी विकसित हुई कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। समझ में आ गया? इसी विकसित हुई संरचना को हम बोलते हैं भ्रूण। इसी विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं या एम्ब्रियो कहते हैं। आपको कोई पूछे कि भ्रूण क्या होता है, तो हमें पता है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज क्या होता है, विभाजित होता है, और विभाजित होकर विभिन्न कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। और वो जो कोशिकाएं होती है वो एक समूह बना लेती हैं, और उन्हीं कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण होता है, ऊतकों व अंगों का निर्माण होता है। और यही विकसित हुई संरचना क्या कहलाती है, भ्रूण कहलाती है। समझ में आ गया कि भ्रूण क्या होता है, एक कोशिकाओं का समूह होता है, युग्मनज से बनता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, जो आपको अब ये भी पता होना चाहिए जो भ्रूण होता है वो कहाँ होता है। तो आपको बेसिकली पता है कि जो भ्रूण होता है, जो गर्भाशय होता है, उसमें रोपित होकर विकसित होता रहता है। जो मादा में गर्भाशय पाया जाता है, भ्रूण का विकास भी वहीं उसी गर्भाशय में होता है, शिशु भी वहीं पे विकसित होता है। तो देखो, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में विकसित दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। समझ में आ गया? आपको कोई पूछे भ्रूण क्या है, कोशिकाओं का समूह है जो अंगोत्तकों का निर्माण करते हैं। भ्रूण कहाँ रोपित होता है, मादा गर्भाशय में जो दीवार होती है उस पे ही क्या होता है, रोपित होकर वो क्या करता है, विकसित होता रहता है। ठीक है, इसके बाद देखो, और हमें पता है वही गर्भाशय क्या होता है, निरंतर विकास करके रहता है, और धीरे धीरे हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं, ठीक है, जो गर्भाशय होता है उसी में धीरे धीरे क्या करता है, वो विकास करता रहता है। और धीरे धीरे हमारे शरीर में जो शारीरिक अंग पाए जाते हैं, जिससे बात करें हाथ है, पैर है, हाथों की अंगुलियां हैं, ठीक है, इसके अलावा आंखें हैं, कान है, आदि इत्यादि विकसित होते रहते हैं उसी गर्भाशय में। आपको पता होना चाहिए शारीरिक अंग कौन कौन से होते हैं, आँख, नाक, कान, इन्हीं का निर्माण किसमें होता है, मादा गर्भाशय में, जो धीरे धीरे विकास होता रहता है। समझ में आ गया? इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शारीरिक अंगों का विकास होता है। अब ये भी पता होना चाहिए कि गर्भ किसे कहते हैं, गर्भ किसे कहते हैं। भ्रूण का तो पता चल गया कि कोशिकाओं का वह समूह, जहाँ कोशिकाओं के समूह को हम भ्रूण कहते हैं, जहाँ ऊतकों व अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में विभिन्न शारीरिक अंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान वगैरह। ठीक है, अब आपको इसके बाद गर्भ का पता होना चाहिए कि गर्भ क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें गर्भ की। देखो गर्भ होता क्या है, तो देखो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें क्या होता है, शारीरिक अंगों का विकास होता है। भ्रूण की वह अवस्था
जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है। ठीक है, मादा में जो गर्भ होता है, मादा गर्भ होता है, उसी में ही शारीरिक अंगों की पहचान होती है। और शारीरिक अंग कौन कौन से होते हैं? आँख, नाक, कान इत्यादि, ये कौन से होते हैं? शारीरिक भाग, जिनकी पहचान कहाँ होती है? गर्भ में होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? गर्भ बोलते हैं। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो क्या बन जाता है? एक परिपक्व भ्रूण बन जाता है। ठीक है, एक नवजात शिशु का निर्माण हो जाता है। तो देखो जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो एक नवजात शिशु का निर्माण होता है, या एक माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। समझ में आ गया? भ्रूण का विकास कंप्लीट होगा तभी एक माँ नवजात शिशु को जन्म देगी, एक नवजात शिशु का निर्माण होता है। समझ में आ गया? इसके बाद देखो इसमें क्या होता है, देखिए एक कोशिका होती है, एक सेल होती है। ठीक है, इसके बाद वो फर्दर डिवीजन करेगी, 2 सेल का निर्माण करेगी। इसके बाद फिर वो डिवीजन करेगी, 4 सेल का निर्माण करेगी। फिर डिवीजन होगा, 16 सेल बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर 64, ये क्या होते हैं? और एक कोशिकाओं का समूह बना लेती है, वही क्या होता है? भ्रूण होता है। ठीक है, ये तो मानव की बात है। अब एनिमल्स की बात करें, जो मुर्गी होती है उसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है, मुर्गी में कौन सा निषेचन पाया जाता है? आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और हम बात करें बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में क्या होता है? भ्रूण का विकास भी मादा गर्भाशय में ही होता है। जो बाह्य निषेचन वाले, जिनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, आपको निषेचन 2 प्रकार से बताया था कि निषेचन 2 होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ठीक है, जबकि मुर्गी में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। जबकि हम अन्य जंतुओं की बात करें जिनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, वो कहाँ होता है? मादा शरीर के बाहर की ओर होता है। ठीक है, और क्या होता है? भ्रूण का निर्माण भी मादा शरीर के बाहर की तरफ ही होता है। समझ में आ गया कि भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है? कोशिकाएं होती है, वो एक समूह बनाती है, उन्हीं समूह से अंग और ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, वो क्या है? एक भ्रूण है। इसके बाद गर्भ की बात करें, गर्भ क्या होती है? भ्रूण की व्यवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंग जैसे नाक, कान, उनका विकास हो, वो क्या होता है? गर्भ होता है। मुर्गी की बात करें, मुर्गी में कौन सा निषेचन पाया जाता है? आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।